नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज तीसरा अध्याय जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 की बुक है ये और इसका ये जो लेसन है पार्ट 3 है हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब देखो, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित। स्थल मंडल को क्या बताया गया? अनेक प्लेटों के अंदर ये क्या है? विभाजित है स्थल मंडल। अब जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखो, स्थल मंडलीय प्लेट होते हैं अनेक प्लेटों से कनेक्ट। अब प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। प्लेट क्या करती है? प्लेट धीमी गति से चारों दिशा में घूमती है। प्लेट क्या करती है? चारों दिशाओं के अंदर क्या है? उसका राउंड रहता है, चारों दिशाओं के अंदर वो घूमती है। कौन? प्लेट घूमती है चारों दिशाओं के अंदर। यानी स्थल मंडल अनेक प्लेटों से, स्थल मंडल का निर्माण अनेक प्लेटों से हुआ है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और प्लेट धीमी गति से चारों दिशाओं के अंदर क्या करेगी? राउंड करेगी। चारों दिशाओं में क्या करेगी? वो राउंड करेगी। और मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। जबकि मैग्मा क्या करता है? मैग्मा वृत्तीय रूप से घूमता है। मैग्मा किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप से घूमता है। वृत्तीय रूप से मैग्मा घुमा करता है। अब देखो, मैग्मा वृत्तीय रूप से घूम रहा है और प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। और पृथ्वी पे ये जो प्लेट घूम रही है, इस घूमने के कारण पृथ्वी पे परिवर्तन होता रहता है। प्लेट के घूमने से पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। क्या बताया गया? कि प्लेट के घूमने से पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी पे जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है, वो किस कारण? प्लेट के घूमने से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसके कारण हो रहा है। अब बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। बल कहाँ पे घटित होते हैं? बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। बल कहाँ घटित होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर क्या कर रहा है? बल घटित हो रहा है। अब जो पृथ्वी पर बल की सतह यानी कहते हैं कि पृथ्वी पर बल क्या करता है? बल घटित हो रहा है। पृथ्वी पे बल का घटित होना है। ठीक है। अब पृथ्वी पर बल जो आंतरिक भाग में जो घटित हो रहा होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर आंतरिक भाग में घटित होते हैं और यह बल क्या कहलाता है? अंतर्जनित बल।
इस नाम से जाना जाता है। ये अंतर्जनित बल इसे कहते हैं, अंतर्जनित बल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब जो पृथ्वी पर जो ये बल, इस बल की एक विशेषता है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। ये बल क्या करता है? अंतर्जनित बल ये है आकस्मिक गति उत्पन्न क्या करता है? यह बल, अंतर्जनित बल, ये आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, यानी आकस्मिक गति क्या कर रहा है? ये उत्पन्न कर रहा है। इससे अकस्मात इसे क्या है? गति उत्पन्न होती है। और दूसरी चीज ये बताई गई है कि अब इस आकस्मिक गति के कारण क्या हो रहा है? भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति होती है। कौन सी गतियां हो सकती है? आकस्मिक बल उत्पन्न करता है जिससे भूकंप या फिर ज्वालामुखी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, यानी ज्वालामुखी क्या बताया गया है कि भूपर्पटी पे यानी इस भूमि पे एक खुला सा एक छिद्र होता है जिसमें से पिघलते हुए अचानक, यानी पिघलता हुआ अचानक पदार्थ निकलता है। किस तरह से? जैसे ये भूपटल है, ये भूपटल है, इसमें से एकदम एक छिद्र होता है और इसमें से गरम गरम क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। गरम गरम इसमें लावा निकलेगा। ये ठंडा होकर बाहर की ओर क्या करने लग जाता है? जमने लग जाता है। इस तरीके से ये पृथ्वी पे इसका इस तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है बदलती हुई ये परिस्थितियां हैं, पृथ्वी पे ये घटनाएं घटित होती है। इस तरह से पृथ्वी के अंदर ये बदलाव आता रहता है। इसके कारण पर्पटी के कारण बदलाव आता है। अब हम पढ़ेंगे इसको, पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की क्या बताई गई है? पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियों को हम साधारण रूप में इनको समझ लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। पृथ्वी की जो गतियां बताई गई है इसमें दो प्रकार की इसकी गति बताई गई है। कितने प्रकार की गति बताई गई है? दो प्रकार की गति बताई गई है, जिसमें अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। ये दो प्रकार के बल होते हैं। पृथ्वी पे जो ये घटनाएं घटित हो रही ना, तो पृथ्वी की जो गतियां, गतियों के अंदर किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें एक तो अंतर्जनित बल होता है और दूसरा बहिर्जनित बल। यानी बल कितने प्रकार का बताया गया पृथ्वी के लिए? दो प्रकार के ये बल होते हैं। अब अंतर्जनित जो बल है, अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल, इस पे कौन सी घटना घटित होती है? अंतर्जनित बल के अंदर अभी हमने पढ़ा था आकस्मिक बल। अब देखो आकस्मिक जो बल है, आकस्मिक बल के दौरान क्या घटना हुई? भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन। भूकंप आएगा, भूकंप जैसी घटना हो जाए, या फिर ज्वालामुखी वाली घटना घटित हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा भूसंकलन, क्या है? भूसंकलन जैसी क्रियाएं घटित होती है। यानी किसके कारण हो रहा है? आकस्मिक बल के कारण ऐसी घटनाएं घटित हो रही। अंतर्जनित बल के अंदर क्या बताया गया कि आकस्मिक घटना घटित होगी और आकस्मिक घटना के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन जैसी क्रियाएं घटित होती है। अब पटल विवरण बल, अब इस पे एक और बल लगता है जिसे कहते हैं पटल, मतलब ऊपर की ओर। पटल विवरण बल एक बल होता है, पटल विवरण बल। अब पटल विवरण बल है जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो केवल ऊपरी सतह पे ही बल लगता है। कहां पे लगता है? ये ऊपरी सतह पे ही ये बल लगता है। क्या करता है? ये ऊपरी सतह पे ही बल लगता है। तो इस तरीके की घटनाएं वहां पे घटित होती है। अब देखो हम पढ़ेंगे बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है? बहिर्जनित बल के अंदर ये चीज बताई गई है कि ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण क्या होता है इसके अंदर? अपर्दन व निक्षेपण। अपर्दन व निक्षेपण जैसी घटनाएं इसके अंदर घटित हो रही है। अब अपर्दन और निक्षेपण के अंदर नदी का बहता जल, इसमें क्या बताया गया?
अपर्दन जिसके अंदर जैसे नदी का पानी बह रहा तो उसके साथ में क्या बहेगी, मिट्टी भी बह के जाएगी, तो अपर्दन वाली घटना हो रही भाई। उसके साथ में मिट्टी बह के जा रही, कंकड़ पत्थर उसके साथ में बह के जा रहे हैं, तो ये मृदा का क्या हो रहा है, उसके साथ में अपर्दन हो रहा है। निक्षेपण उसके साथ में क्या है, मिट्टी का बहना और एक जगह जाके एकत्रित हो जाना, इस तरीके से निक्षेपण होता है। तो इस तरीके से ये घटनाएं घटित होती है बहिर्जनित बल के अंदर, अपर्दन व निक्षेपण जैसी घटनाएं घटित होती है। नदी का बहता जल, इसमें उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं नदी का बहता जल। उदाहरण के तौर पे क्या होगा, नदी का बहता हुआ जल। और इसमें पवन, समुद्री तरंग भी आती है, पवन के कारण भी होता है अपर्दन और निक्षेपण। और समुद्री तरंग, समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं जिसके कारण भी क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, अपर्दन जैसी घटनाएं घटित हो रही है। हिमनद, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो बर्फ के पिघलने से जो पानी बह के आ रहा है उसके साथ में बहुत सी मिट्टियां बहती हुई आती है। तो हिमनद इसका उदाहरण के तौर पे, हिमनद इस तरीके से क्या है कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल इस तरीके से ये कार्य करते हैं। पृथ्वी की गतियां हैं और पृथ्वी की गतियों के अंदर एक आकस्मिक बल अंतर्जनित के अंदर बताया गया, भूकंप जैसी घटनाएं आकस्मिक बल, अकस्मात आने वाली घटनाओं को आकस्मिक बल बताया गया। इसमें भूकंप कह के नहीं आता है, कैसे आता है, अकस्मात आता है। ज्वालामुखी जहां पे भी फटना होता है एकदम से भूगर्भ के अंदर ऐसी कोई हलचल हो जाए जिसके कारण ज्वालामुखी, भूसंकलन, कभी भी कोई भी पहाड़ी क्या करने लग जाती है, दरकने लग जाती है, यानी टूटने लग जाती है। और बहिर्जनित बल मतलब ये बाहर की ओर जो हमें दिखाई देते हैं, जिसमें अपर्दन व निक्षेपण होता है। इसमें नदी का बहता जल, इसके साथ में अपर्दन होता है। पवन, पवन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टियां चली जाती है। समुद्री तरंग और हिमनद, ये पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी के अंदर ये गतियां क्या है, बार बार होती रहती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है वो पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत आती है। अब देखो जब हम पढ़ रहे थे इसमें अंतर्जनित व बहिर्जनित बल के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस प्रकार से स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, क्या स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें, तो स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं उसके बारे में ये बताया गया है, स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में, कि पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, एकदम लहर टाइप में आ गई। तो जो कंपन होगा पृथ्वी की सतह पर उसे क्या नाम दिया गया है, स्थल मंडलीय प्लेटें। पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है क्या कहलाता है, वो भूकंप, भूकंप के नाम से जाना जाता है। यानी कैसी घटना को हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें जो पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उससे कौन सी घटना घटित होने वाली है, भूकंप जैसी घटनाएं घटित। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या बताया गया है, भूकंप बताया गया है। कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र पे, कहां पे होता है, वो उद्गम केंद्र पे, उद्गम केंद्र पे भूकंप आरंभ होता है। भूकंप उद्गम केंद्र पर शुरू होता है। मतलब कंपन कहां शुरू हो रहा है, उद्गम केंद्र पे कंपन शुरू हो रहा है। ठीक है, अब उद्गम केंद्र पे जो कंपन शुरू हुआ है उस कंपन से क्या हो रहा है कि जो निकटतम स्थान है, निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो भूकंप तो उद्गम केंद्र से शुरू हुआ, लेकिन इसके पास वाले स्थान को निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, ये अभिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र, अभी अब देखो जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र से
तरंगे बाहर की ओर प्रवेश करती हैं। देखो अधिक केंद्र से तरंगे रवाना होती है, चलती है और वो जाके बाहर की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है, बाहर की ओर निकलती है। बाहर जो निकलती है ये तरंगे वो अधिक केंद्र कहते हैं, यानी निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। और इससे जो कंपन बाहर की ओर जो जाता है किस रूप में जाता है, तरंगों के रूप में गमन करता है। और अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के कारण भूकंप की तीव्रता के अंदर भी क्या आती है, कमी आती है। यानी जो अधिक केंद्र है, जैसे ये अधिक केंद्र है, अधिक केंद्र, अब अधिक केंद्र से ये तरंगे क्या कर रही है, दूर की ओर जा रही है और ये चारों दिशाओं में जाती है। तरंगे क्या करती है, चारों दिशाओं के अंदर जाती है। अब भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगी, इन तरंगे इससे दूर दूर जो जा रही है, तो क्यों क्यों इसकी, अब जिस जगह मान लो इस जगह भूकंप आया है, जैसे ये भूकंप का केंद्र है, अधिक केंद्र, ये अधिक केंद्र है, यहां से भूकंप प्रारंभ हो रहा है। अब जो इसकी तरंग ये दूर गई, ये दूर गई, ये दूर गई, ये दूर, ये दूर, ये चारों दिशाओं में आता है। तो मेन केंद्र बिंदु जहां ज्यादा इसका कंपन होगा और जितनी दूर तरंगे जाएगी वहां इसका प्रभाव क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यानी भूकंप का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे, तीव्रता धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। अधिक केंद्र और प्लेट जो है वो प्लेट सीमा, मतलब जो प्लेट है प्लेट से दूर जाती है, अधिक केंद्र से दूर जाती रहती है। तो इससे क्या होता है कि उसकी गति के अंदर कमी आती हुई जाती है। ठीक है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भूकंप के बारे में क्या बताया गया कि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन हम इससे पहले से तैयारी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। यानी प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रभाव को हम कम इस तरीके से कर सकते हैं, हम सजग रहेंगे। और सजग किस तरीके से, जैसे इसका प्रभाव हमें किस तरीके से मालूम पड़ रहा है, भूकंप आने वाला है, तो ऐसा अनायास इस तरीके से आकलन लगाया जाता है, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। मतलब जानवर क्या करने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, और उनको पहले से ही कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उनको पहले से क्या होने लग जाता है, आभास होने लग जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि तालाब में मछलियों की उत्तेजना, मतलब तालाब के अंदर मछली क्या करने लग जाती है, उछकने लग जाती है, तो उनकी उत्तेजना से भी हम क्या लगा सकते हैं, भूकंप का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज कि ऐसा बताया जाता है कि सांपों का धरातल पर आना, सांप अपने बिल के अंदर रहते हैं और वो किस ओर बढ़ने लग जाते हैं, धरातल की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो इससे भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, भूकंप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब मुख्य स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करेंगे कि मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां, अब मुख्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम, मुख्य स्थलाकृतियां क्या है, हमें दिखाई दे रही है कि भू, जल, स्थल और हिम। भू, जल,
भू जल स्थल, ये मुख्य स्थलाकृतियां होती है। पवन मुख्य, भू जल, पवन, हिम, ये क्या मुख्य स्थलाकृतियां होती है। इनके माध्यम से क्या हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमें दिखाई देती है। तो भू जल पवन और हिम, इनके माध्यम से। और दूसरी चीज, जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षयों को अपर्दन, और विभिन्न घटकों के माध्यम से क्या हो रहा है, विभिन्न घटकों के द्वारा अपर्दन, यानी मृदा का क्या होता है, तेज हवाओं के साथ में मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तो उसे भी क्या करते हैं कि विभिन्न घटकों के माध्यम से, ये घटक है मतलब भूमि है, भूमि जल के माध्यम से भी क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। मतलब नदी के माध्यम से रेत बह के जा रही है, हवा के माध्यम से रेत बह के जा रही है, और बड़े बड़े जो हिमखंड है, मतलब जो पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ जो पिघल के आती है जल के रूप में, तो उनके साथ में भी मिट्टी बह के आती है, तो उससे भी क्या होता है, अपर्दन होता है। और दूसरी चीज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को क्या करते हैं, वायु जल और वायु जल, ये क्या करते हैं कि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। देखो वायु जल जो क्या कर रहे हैं कि अपर्दित पदार्थ को, जो अपर्दित होता है यानी जो अपना स्थान छोड़ देता है, उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, और पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियां का निर्माण करते हैं। यानी पृथ्वी पे क्या हो रहा, विभिन्न स्थलाकृतियां, अब मान लो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे रेत चली गई उड़ के, तो उससे क्या है कि वहां पे धीरे धीरे वो रेत के टीले का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरीके से नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण किसके कारण हो रहा है, वायु के कारण और जल के कारण। अब जल बहता हुआ जा रहा है, तो भूमि कट के बीच में से रास्ता बन जाएगा, और साइडों में जो दो तटबंध बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किसके माध्यम से हो रहा है, वायु जल के कारण अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु रहेगा नदी के कार्य, इसको हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।